तो अभी हमने पढ़ी इस चैप्टर से रिलेटेड समरी, अब हम आगे करेंगे डी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं हम वो सब एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। विद्या पब्लिकेशन ने मैक्स मार्क्स सीरीज़ के सैम्पल पेपर रिलीज़ किए हैं, तो एक्सपर्ट्स ने इन क्वेश्चंस को डेवलप किया है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। तो आइए इन क्वेश्चंस को एक एक करके करते हैं। इन दिस क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन कब हो सकता है? जब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन आपका कब होगा? असर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी कब होगा? असर्शन करेक्ट होगा एंड रीजन फॉल्स होगा। और डी कब होगा? जब इसका अपोजिट मीन्स असर्शन रॉन्ग होगा बट रीजन करेक्ट होगा। तो असर्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट असर्शन क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट। बिल्कुल सही बात है। तुमने अधिकतर मोस्टली तुमने देखा होगा जितने भी कैटलिस्ट होते हैं, हमने ऑर्गेनिक भी पढ़ी है, प्रीवियस वीडियो देखो, निकेल, प्लेटिनम, कॉपर, कैडमियम, है ना, यही चीज़ें हमने यूज़ करी हैं अधिकतर, पैलेडियम। तो मोस्टली जो कैटलिस्ट यूज़ करे गए हैं दीज आर रिलेटेड विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स। रीज़न क्या है वही अभी आपको बता देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो डी ब्लॉक के यूज़ होते हैं बिकॉज देयर सरफेस एरिया इज लार्ज। तो इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा, सरफेस केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन भी होगा। एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होने से क्या होगा? रिएक्शन हमारी ज़्यादा अमाउंट में और जल्दी हो पाएगी। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, असर्शन जो है, ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड रीज़न पढ़ते हैं V2O5। V2O5 क्या होता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम is used in the preparation of H2SO4 by contact process। तो H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। ये एक बहुत कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें हमें मैन्युफैक्चर करना होता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो उसके लिए V2O5 यूज़ होता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ आपको एक याद करने वाला स्टेटमेंट है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, लेकिन सेकंड वाले स्टेटमेंट का मतलब रीज़न का लिंक कोई है नहीं ए के साथ, मतलब ये इसका सही एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता। तो इसलिए इसका आंसर हम देंगे बी, बिकॉज असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, दोनों की ठीक बात है, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। हाँ, अगर रीज़न मेरा ये होता ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, तब मेरा आंसर क्या जाता? तब आंसर जाता ए, क्योंकि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता रीज़न असर्शन का। समझ रहे हो बात? तो असर्शन रीज़न करने में दिक्कत आनी चाहिए नहीं। अगर आपको कंसेप्ट मालूम है देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। गिव रीज़न, रीज़न देना है आपको। ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। जब मैं आपको समरी पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैंने ये चीज़ें बताई थी। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट कलर्ड प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि वाई दे आर कलर्ड और वाई दे आर पैरामैग्नेटिक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। रीज़न क्या होगा? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाएगा? जब होगा क्या, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आगे ऐसे, सपोज करो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ये हीट के कांटेक्ट में आएंगे थोड़ी बहुत, नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी कह सकते हो, तो ये एक्साइट होंगे।
सपोज करो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, फिर इधर की जगह खाली हो गई या ये इधर आ गया, तो इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से कलर का जनरेशन हो जाएगा। तो एक वर्ड का आंसर लिखना है सिर्फ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांजिशनल मेटल्स फॉर्म एलॉय। एलॉय क्या रीज़न है? एलॉय क्या होता है? डिफरेंट मेटल हो गए, मान लो मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, इन्हें आपस में मिला दिया। अब अधिकतर मोस्टली ट्रांजिशन मेटल का ही क्यों यूज़ होता है भाई? मान लो सपोज करो एक का साइज़ इतना बड़ा है, एक का इतना बड़ा है, एक बिल्कुल इतना सा है। अब मैं चाह रहा हूँ इन तीनों को मैं मिक्स कर दूँ, मिक्स हो जाएंगे? हो जाएंगे, जोड़ तोड़ करके कर दिया, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक मेरे पास ये है, एक ये है और एक ये है, इतने साइज के मेरे पास एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं। मैं चाह रहा हूँ इनको मिक्स करके एलॉय बना दो। कहाँ पर आसान है? इस केस में आसान है बनाना, इस केस में आसान है बनाना? बताओ। बिल्कुल ठीक, इस केस में आसान है ना? क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर जो एटॉमिक साइज़ है इनका वो सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का फुल्का छोटा बड़ा फ़र्क है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो डी ब्लॉक की खासियत क्या होती है कि इनकी जो रेडियस होती है, एटॉमिक साइज़ होता है, देयर इज़ नॉट अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलॉय बनाने में यूज़ हो जाते हैं। इनके जो लैटिस होते हैं, इनके लैटिस आपस में आसानी से मिक्स हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं और वो एलॉय फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो आसानी से एलॉय बन जाती है बिकॉज रीज़न क्या लिखोगे? ड्यू टू सिमिलर रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, देयर क्रिस्टल लैटिस गेट्स फिक्स स्ट्रोंगली। तो मुझे लगता है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। वाई डज द डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर? टाइटेनियम से कॉपर तक जब जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन जो एटॉमिक साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। तो जब पर्टिकुलर साइज़ में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल रीज़न है। नेक्स्ट, वाई जिंक नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट? जिंक को मैंने सबसे पहले यही बताया था आपको जो समरी पढ़ाई थी कि वाई जिंक नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो चलो जिंक का ज़रा कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 30 एटॉमिक नंबर जिंक। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। लास्ट में देखो बिल्कुल क्या दिखेगा आपको डी के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या दिख रहा है? डी सबशेल पूरी भरी पड़ी है, जगह ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो ही नहीं पाएगा। जब ट्रांजिशन ही नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा, वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो इसलिए वो कोई कलर शो नहीं करेंगे। दैट्स वाई जिंक इज कलरलेस और नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ जिंक बाय व्यूइंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड बैलेंस। अब इसको किस तरह से कंप्लीट करना है, किस तरह से बनाना है? देखो KMnO4 है, मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिख लेता हूँ। जैसे फर्स्ट वाली है, मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिख लेता हूँ। MnO4 माइनस प्लस आयोडीन है तो आयोडाइड आ जाएगा यहाँ से। भाई ये पॉजिटिव होता है ना, यहाँ पर ये पॉजिटिव, तो ये इस पर 1 नेगेटिव हो जाएगा। चार्ज में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। H2SO4 H पॉजिटिव 2 है तो यहाँ पर 2 नेगेटिव आएगा। क्या बनेगा?
MnO4 हमेशा ऑक्सीडाइज होगा Mn पॉजिटिव पॉजिटिव में, याद रखना। एसिड है, एसिड की प्रेजेंस में I कन्वर्टेड इनटू आयोडीन, दिस इज आयोडाइड एंड दिस इज आयोडीन, एंड बाद में क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब तुम इसको बैलेंस कैसे करोगे? इसको बैलेंस करने के लिए तुमको 11th क्लास के रिडॉक्स चैप्टर में जाना पड़ेगा, तो मैं आपको वो करके बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि बैलेंस भी करनी है, तो बैलेंस नहीं करोगे तो मार्क्स हाफ ही मिलेंगे। तो कैसे करेंगे, MnO4 माइनस, इससे आपका क्या बन रहा है, Mn2 पॉजिटिव, तो एक इक्वेशन ये हो गई। एंड सेकेंड इज I माइनस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू I2, एसिडिक मीडियम है क्योंकि H2SO4 इसने लिया है क्वेश्चन में। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नोट कर लेना इरेज करने से पहले। अब बैलेंस हम इस तरह से करेंगे, देखो जो प्रोसेस मैं इस इक्वेशन में लगा रहा हूँ वही आप इन दोनों में लगाना, ठीक है। और उसके बाद कोई डाउट आए तो पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा। चलो सबसे पहले देखो इसके तरीके क्या है, यू हैव टू बैलेंस एटम, सबसे पहले एटम बैलेंस करना है। जब एटम बैलेंस हो जाए तो चार्ज बैलेंस करना है। ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। हाउ मैनी एटम्स ऑफ Mn, 1, इधर भी 1, तो एटम तो बैलेंस है, पर यहाँ O है कितने, 4। अब जब भी O बैलेंस करना हो तो आप हमेशा वाटर ऐड करना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल वेन एवर यू वॉन्ट टू बैलेंस ऑक्सीजन। तो वाटर ऐड कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, कितना वाटर, क्योंकि 4 है तो 4, क्योंकि 4O हो गया। नाउ H, अब यहाँ H और आ गया 8H। तो H बैलेंस करने के लिए इफ़ मीडियम इज एसिडिक, एज वी कैन सी फ्रॉम इक्वेशन, द मीडियम इज एसिडिक, तो वी हैव टू ऐड H प्लस आयन। H प्लस कितना, 4 2 जा 8, यहाँ तक काम ख़त्म। अब चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस करोगे, कितना पॉजिटिव चार्ज है, 8 1 जा प्लस का है ना, यहाँ पर कितना है, यहाँ कुछ आगे है नहीं तो -1 ही है, तो टोटल कितना बचा, +8 और -1 +7। अब इधर आ जाओ, टोटल चार्ज वाटर पर तो 0 है, प्लस इस पर कितना है, आगे कोई नंबर नहीं है, +2, तो +2 यहाँ कितना बचा, +2। केमिस्ट्री में प्लस का मतलब होता है कि उस पर कमी हो गई है, वो थोड़ा गरीब हो गया, वी कैन से। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन कम हैं, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन लेस, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेस हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। अगर मैं इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, 1 2 3 4 5, तो इस पर भी कितने की कमी बचेगी, अब 2 की, +2 की। पहले 7 कम थे, अब मैंने उसको 5 दे दिए, तो इधर 2 की कमी बची और उधर भी 2 की कमी बची, तो दोनों तरफ इक्वल हो गया ना, हमें यही करना होता है इक्वेशन में। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने ऐड कर दिए। नोट कर लेना, मैं बाकी चीज़ें यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। क्लियर। अब आ जाओ अपनी सेकंड इक्वेशन पर, आयोडीन वाली पर। एटम 2, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा, एटम बैलेंस करना है। सबसे पहले मैंने यही बताया, यही तरीका है। देन चार्ज 2 1 जा -2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। केमिस्ट्री में माइनस का मतलब क्या होता है, उस पर एक्सेस हो गया, तो यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ है ही नहीं, तो क्या करें, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, दोनों जगह इक्वल हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज, ये वाली हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों इक्वेशंस को लिख लो। देखो अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद फोर्थ हमारा स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस। अब हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकंड, कितना इलेक्ट्रॉन हमने सेकंड में ऐड किया है, 2। एंड सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। चलो करके लिखते हैं, क्या आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस
16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स टू 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड वाली को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, सो 10I माइनस गिव्स टू 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन से और इसको पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन जितने भी हमने यूज़ किए हैं। नाउ अब बस इसको सॉल्व कर दो नॉर्मली जैसे करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो गए। क्या बचा, कुछ और भी कैंसिल हो रहा है? नहीं, कुछ और नहीं हो रहा है, तो एज इट इज़ लिख दो 10I माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स टू 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 5I2। सो दिस इज़ आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारी पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई है। मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप पूरी बैलेंसिंग लिखेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के थ्रू दो क्वेश्चन पूछ लिए। सेम आपको ये बैलेंस करनी है। इनके मैं आपको आंसर बताऊंगा क्या होंगे, लेकिन बैलेंस आप खुद करोगे। क्लियर? चलिए इनके आंसर देखते हैं क्या हो सकते हैं। K2Cr2O7 एसिड और H2S, मैं इसे आयनिक फॉर्म में लिख देता हूँ। 2 प्लस है भाई, K पर 1 प्लस होता है और 2 है तो इस पर 2 माइनस आएगा, प्लस एसिड H प्लस हो गया और H2S सल्फाइड चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो H2S लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। क्या बनेगा इससे? Cr2O7 से हमेशा क्या बनता है, Cr3 पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में, ये चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी। और सल्फाइड या सल्फाइड किस में चेंज हो जाएगा, किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फर में। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो H हट गया H2S में से, ऑक्सीडेशन हो गया नॉर्मल, प्लस वाटर आपका बन ही जाएगा, सॉरी SO2 में, सल्फर SO2 में आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से KMnO4 इसमें आपका बन जाएगा MnO4 माइनस, ये आपकी इक्वेशन मैं इधर लिख देता हूँ पहले, MnO4 माइनस प्लस एसिड प्लस Fe2 प्लस है एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू Mn2 पॉजिटिव प्लस वाटर एंड Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज इनटू Fe3 पॉजिटिव। तो इस चीज़ को आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 101% आने ही आना है इस पर बेस्ड, तो इसको बहुत अच्छे से करना, हो सकता है डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको मिल जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फॉलोइंग्स आर द ट्रांजिशन मेटल आयंस ऑफ 3D सीरीज Ti4 प्लस V2 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव एंड Cr3 पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर भी दे रखे हैं। विच इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड वाई, ये बताना है। विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वाई, विच इज़ कलरलेस एंड वाई। तो पहले इनके कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं फिर देखते हैं। Ti4 प्लस टाइटेनियम होता है 22, सो 3D2 4H2। अब प्लस 4 है तो क्या आ जाएगा 3D0 4S0। भाई कॉन्फ़िगरेशन सबको आता है, 11th क्लास से ओबॉय में सीखा है। तो यहाँ पर D में 0 आए और S में भी 0 आए, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और जहाँ पर बिल्कुल खाली होती है D, वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। तो मेरा कलरलेस वाला आंसर तो भैया आ गया, क्या आया, Ti4 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ट्रांजिशन कैसे होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो पाएगा। सो Ti4 प्लस वुड बी कलरलेस। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा देखते हैं। Mn2 प्लस देख ले, Mn3 प्लस देख लेते हैं। Mn इज 25, सो 3D5 एंड 4H2 इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो 3D5
एंड 4s2 इज जनरल कॉन्फिगरेशन, बट +3 दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन हैव टू रिमूव, यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा एक, तो क्या बचेगा ये 3d4, 1 2 3 4। अब देखो इसको, देखो एक क्वेश्चन पूछा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? विच अंडरगो रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज स्पीशीज विच अंडरगो रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहीं से कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहीं से आंसर आ गया। तो मैंने Mn जो 3+ सेलेक्ट करा सेकंड का आंसर देने के लिए, बिल्कुल सही सेलेक्ट करा भाई। ये तो चाहेगा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। इट हैज़ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एंड इफ एनी स्पीशीज इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स रिडक्शन टेकिंग प्लेस। रिडक्शन टेकिंग प्लेस दैट मीन्स दैट स्पीशीज मस्ट बी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट would be, or second question would be Mn3 पॉजिटिव। समझ में आ गई ये वाली बात? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो हमारा ये वाला और ये वाला आंसर तो आ चुका है, अब इन दोनों में से एक होना चाहिए। क्रोमियम का देख लेते हैं एक बार। Cr3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव 24 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3d5 4s1 आएगा नॉर्मल। अब +3 इसमें से निकाल दो, 1 इधर से और 2 इधर से, तो 3d3 बचेगा। चलो देखते हैं, 1 2 3, ठीक, टोटल 4। अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग करा दूं T2g में और Eg में, तो T2g में हाफ फील्ड बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाफ फील्ड बन गया, स्टेबल हो गया। दैट्स वाई इसका आंसर भी मेरा क्या आ जाएगा? Cr3 पॉजिटिव। क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन विच स्टेबलाइज द स्पीशीज इन एक्वस मीडियम। सबको समझ आ रहा है? इतना बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू आपको दे रखी हैं, ई नोट वैल्यूज दे रखी हैं मेटल्स की। क्रोमियम की है ये, Cr3 से 2 में ये, दिस एंड दिस। द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+ की बात कर रहा है इन एसिडिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू Cr3+ की बात कर रहा है और Mn3+ की बात। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी बता रहा है। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या लगेगा तुम इसको नोट करो। ये सब हमें यहाँ भी जो वैल्यूज दे रखी हैं, दीज आर वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। देखो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ही आसानी से इज ऑफ रिडक्शन होगी। क्लियर? बस इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देख लो, अब इस 3 के बारे में ही बात कर रहा है क्वेश्चन में, आयरन 3, Cr3 और Mn3 पॉजिटिव। तो Fe3 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.8 वोल्ट। Cr3 पॉजिटिव का देख लेते हैं, -0.4 वोल्ट। एंड Mn3 पॉजिटिव का देख लेते हैं, प्लस का 1.5 वोल्ट। तो रिडक्शन स्टेबिलिटी पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका है इन तीनों में? किसका है? Cr3+ का। सो Cr3+। और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? Mn3 पॉजिटिव की। तो ये सबसे कम, एंड आयरन हमारा बीच में आ जाएगा। बस इस कंसेप्ट के थ्रू देखो कितने आसानी से, कितने प्यार से क्वेश्चन हमारा हो गया। तो छोटे छोटे कंसेप्ट मालूम होने चाहिए बस। तो रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ रिडक्शन, और वी कैन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं। द ईज विद विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कंपेयर टू सिमिलर प्रोसेस फॉर ईदर क्रोमियम और मैग्नीज मेटल। क्रोमियम -0.4, मैग्नीज +1.5 और आयरन +0.8। ऑक्सीडेशन के बारे में पूछ रहा है। तो देखो अभी मैंने बताया था कंसेप्ट जो पीछे बताया था, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा ईज ऑफ रिडक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब ईज ऑफ ऑक्सीडेशन उतनी ही कम हो जाएगी। दैट मीन्स स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अपोजिट कर दो उसका जस्ट, भाई जब रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो रिडक्शन आसानी से हो रहा है, जब रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा तो मतलब ऑक्सीडेशन मुश्किल से होगा। तो हमसे क्वेश्चन में ही वो ऑक्सीडेशन की ईज पूछ रहा है, स्टेबिलिटी की नहीं पूछ रहा है ना। तो चलो देख लेते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसका ऑक्सीडेशन जो है वो मुश्किल से होगा। तो क्या आंसर होगा? Mn3 पॉजिटिव, उसका ऑक्सीडेशन मुश्किल से होगा, तो सबसे आसानी से किसका हो जाएगा? जिसका सबसे कम होगा, मतलब क्रोमियम का, और हमारा आयरन बीच में ही आएगा पिछली बार की तरह। तो बात समझ में आ गई आपको? सब लोगों को समझ में आ गई जितने भी क्लास में बैठे हैं, जितने भी सुन रहे हैं? बिल्कुल ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस स्लाइड का, और इसके बाद हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर जाएंगे। इसके बाद काम आपका है, आपको पढ़ना है, आपको डाउट पूछने हैं, आपको मार्क्स अचीव करने हैं। चलिए, प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कलर्ड को देखने का तो एक ही फंडामेंट तुम्हें बताया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, जिस पर भी आ जाए वो कलर्ड, जिस पर ना आए वो कलरलेस। चलो करते हैं। टाइटेनियम 3+ 22 एटॉमिक नंबर, वेनेडियम 3+ 23 एटॉमिक नंबर, कॉपर +29 एटॉमिक नंबर, मैग्नीज 2 पॉजिटिव 25 एटॉमिक नंबर एंड कोबाल्ट 27। चलो लिख के देखते हैं इनका। टाइटेनियम मैं लास्ट का ही लिख रहा हूँ, 3D2 4s2, लेकिन +3 है, +3 होने की वजह से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और 1 यहाँ से गया, क्या बचेगा 3D1। 3D1 मीन्स अगर मैं इसका D बनाऊँ तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्लियर सी बात है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स टाइटेनियम जो है हमारा वो कलर्ड होगा, ये कलर्ड होगा, जिस पर मैं सर्कल कर रहा हूँ वो कलर्ड होगा। वेनेडियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D3 4s2, लेकिन +3 है तो 2 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा दो, क्या बचेगा 3D2। तो अगर मैं इसको D में फिल करूँगा तो 1 2, बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दैट्स वाई दिस स्पीशीज ऑल्सो बी कलर्ड, तो वेनेडियम मस्ट बी कलर्ड। फिर चलते हैं कॉपर प्लस पर, 29 3D10 4s1 इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर का, लेकिन +1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, 4s में से पहले जाता है, क्या बचेगा 3D10, ज़रा भर के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जगह ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए जगह ही नहीं है, पूरा भरा पड़ा है। दैट मीन्स इट वुड बी कलरलेस, इट वुड बी कलरलेस। स्कैंडियम 3 पर आ जाओ, अरे स्कैंडियम भी दे रखा था मेरा, छूट गया इधर, चलो मैं स्कैंडियम इधर लिख देता हूँ। 21 3D1 4s2 होता है, 3 बाहर कर दो, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, क्या बचेगा, सब 0 0 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं दैट मीन्स दिस स्पीशीज और आयन विल ऑल्सो बी कलरलेस, तो स्कैंडियम भी कलरलेस हो जाएगा। ये कॉपर भी आपका कलरलेस हो जाएगा। चलिए मैग्नीज पर आते हैं, 25
3d5 4s2 होता है, +2 है तो 2 यहाँ से गए, क्या बचा 3d5 बचा, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सबसे बढ़िया कलर शो करने वाला है, तो दिस इज कलर्ड। एंड लास्ट इज कोबाल्ट 3d7 4s2, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो यहाँ से, क्या बचेगा 3d7, फिल करो 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3, तो इट वुड ऑल्सो बी कलर्ड। सो हमारे पास ये 2 कलरलेस होंगे, बाकी सब कलर्ड होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, पक्का 101% कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा। बाकी आप मैक्स मार्क्स की सीरीज़ सैम्पल पेपर्स करते रहिए, और हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको सीरियसली, उसको नोट्स बना करके, और जो भी क्वेश्चंस हमारे एक्सपर्ट के थ्रू तैयार किए गए हैं उनको सीरियसली लेते हुए इनको रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।